कहानी की शुरुआत होती है 18 जनवरी 1960 की तूफानी रात से, जहां दो पुलिस वाले एक कैदी को पकड़कर ले जा रहे होते हैं और उसे बोट पर बिठाते हैं। कैदी को पता चलता है कि उसे अल्कट्राज आइलैंड पर लेकर जा रहे हैं, जहां पर जेल बनी हुई थी। आइलैंड पर पहुंचने के बाद उसे एक रूम में लेकर जाया जाता है, जहां पर उस कैदी का मेडिकल टेस्ट होता है। फिर गार्ड्स उसे उसके सेल तक छोड़ते हैं। अगली सुबह गार्ड्स कैदियों की गिनती करते हैं और उन्हें मेस में खाना खाने के लिए भेजते हैं। वहाँ उसे एक अनजान कैदी घूर रहा होता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करता है और अपने सामने बैठे बूढ़े कैदी से बात करने लगता है, जिसके पास चूहा था। वो बताता है कि उसका नाम लिटमस है। इसी बीच उनकी दोस्ती हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक गार्ड उसे वार्डन के पास लेकर जाता है और उनकी बातचीत से हमें उस कैदी का फुल नेम पता चलता है, जो कि फ्रैंक ली मॉरिस था और वो एक सुपीरियर आईक्यू वाला था। वार्डन उसे जेल के बारे में बताते हुए बोलता है कि अगर कोई कैदी किसी भी जेल को तोड़कर भागता है तो उसे अल्कट्राज भेजा जाता है। वो नेल कटर उठाकर उसे रूल्स के बारे में बताता है, जहां हम देखते हैं कि वहां पर 2 नेल कटर मौजूद हैं। वार्डन उससे पूछता है कि कोई ऐसा नाम बताओ जो कभी जेल न गया हो और जो तुमसे मिलने आ सकते हैं, लेकिन मॉरिस मना कर देता है कि मुझे कोई नाम याद नहीं आ रहा। मॉरिस के जाने के बाद हम देखते हैं कि वहाँ सिर्फ अब एक ही नेल कटर था और दूसरा उसने चुरा लिया था, और हम मॉरिस को नेल कटर एक बाइबल में छुपाते हुए देखते हैं। इसके बाद सभी कैदी नहा रहे होते हैं, जहाँ वुल्फ नाम का एक कैदी उसके साथ बदतमीजी करता है, जिससे मॉरिस उसे पीट देता है। इसके बाद सभी अपने अपने सेल में जा रहे थे, तभी एक गार्ड मॉरिस को लाइब्रेरी का काम दे देता है और वहाँ उसकी मुलाकात इंग्लिश नाम के एक कैदी से होती है, जो बताता है कि उसे 99 साल की कैद हुई है, क्योंकि जब वो पिछली जेल में था तो वहाँ उसकी 2 गोरों के साथ लड़ाई हो गई थी। फिर मॉरिस डी ब्लॉक में बुक्स और मैगजीन देने जाता है ताकि बाकी कैदी अपना टाइम पास कर सके, मगर गार्ड उसे बोलता है कि यहाँ बुक्स डिस्ट्रीब्यूट मत करो, क्योंकि ना तो यहाँ पर लाइट है और वार्डन ने भी मना किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और मॉरिस डॉग से मिलता है, जो कि बहुत बड़ी आर्टिस्ट था। वो कहता है कि तुम्हें वोल्फ से डरना चाहिए, क्योंकि तुमने उसे मारा, अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। फिर वो जाकर इंग्लिश के साथ स्टेयर पर बैठ जाता है और इस जेल के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे तो यहाँ से भागना था। इंग्लिश बताता है कि यहाँ से कोई नहीं भाग पाया। अगर भागना है तो सबसे पहले सेल से बाहर निकलना होगा, जो कि नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ की सिक्योरिटी बहुत ही सख्त है। दिन में 12 बार कैदियों की गिनती होती थी और समंदर का पानी इतना ठंडा था कि किसी की भी कुल्फी जम जाए। अब उनके वापस सेल में जाने का वक्त हो चुका था। फिर अगले दिन जब वो खुले मैदान में होते हैं तो लिटमस उसे एक राज की बात बताता है। वो कहता है कि सेल की छत के ऊपर एक रोशनदान है जहाँ से भागा जा सकता है। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जब मॉरिस डॉग के पास खड़ा था तो डॉग उसे बताता है कि वुल्फ तुम्हारे पास चाकू लेकर आ रहा है। उन दोनों के बीच फिर से लड़ाई होती है, लेकिन मॉरिस तो सिर्फ सेल्फ डिफेंस कर रहा था। गार्ड्स भी उस मोटे सांड को रोक नहीं पाते और वो गार्ड्स पर भी हमला कर देता है, जिससे उन्हें मजबूरन गोली चलानी पड़ती है। अब उन्हें सजा के लिए डी ब्लॉक की अंधेरी काल कोठरी में बंद कर देते हैं, जहां उन पर ठंडे पानी का प्रेशर डाला जाता है। पूरे 2 दिन बाद मॉरिस को वापस अपने सेल में भेजा जाता है, जहां उसके बगल वाली सेल में नए कैदी को रखा था, जिसका नाम चार्ली बर्ड्स था। उन दोनों में भी दोस्ती हो जाती है। अब वो सभी मैदान में थे। इसी दौरान चार्ली और डॉग एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं और मॉरिस डॉग से उसकी वार्डन वाली पेंटिंग के बारे में पूछता है। वहीं दूसरी तरफ वार्डन नेल कटर घुमाते हुए कॉरिडोर में चक्कर लगा रहा था। इसी बीच उसका नेल कटर डॉग के सेल में जा गिरता है। वो सेल का डोर खुलवा कर उसकी पेंटिंग देखने लगता है। वहीं उसे अपनी पेंटिंग भी दिखती है, जो शायद से उसे पसंद नहीं आती। इसलिए वो डेप्यूटी वार्डन को बुलाकर डॉग की पेंटिंग की सुविधा को हमेशा के लिए हटवा देता है। फिर गार्ड उसके सेल में जाकर उसके कलर्स और पेंटिंग को लेकर चला जाता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके लिए तो पेंटिंग ही सब कुछ थी। अगले दिन सभी कारपेंट्री रूम में जाकर काम करने लगते हैं और मॉरिस डॉग से उसका हालचाल पूछता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। मॉरिस गार्ड को बताता है कि डॉग पर नज़र रखें, लेकिन गार्ड उसकी बात को सीरियस नहीं लेता। इसी बीच डॉग मॉरिस के एप्रन में कुछ रख देता है और नई टेबल बनाने के लिए गार्ड से कुल्हाड़ी मांगता है, लेकिन वो कुछ और ही करने वाला था और उसी कुल्हाड़ी से वो अपनी उंगलियां काट देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। मॉरिस अपनी पॉकेट चेक करता है और उसे वही फूल मिलता है जो डॉग हमेशा अपने पास रखता था। इसके बाद मॉरिस
उसकी कटी हुई उंगलियां कलेक्ट करता है और गार्ड को पकड़ा देता है, ये कहते हुए कि इसे भी अपनी रिपोर्ट के साथ दे देना। वो अपनी सेल में उसी फूल को देखकर डॉग को याद कर रहा था। तभी उसकी नज़र सेल में बनी छोटी सी वेंट पर पड़ती है। कुछ देर बाद ही इंग्लिश वहाँ बुक और मैगजीन देने आता है और मॉरिस को बताता है कि डॉग की पेंटिंग की सुविधा वार्डन ने हटवा दी थी। अगले दिन मैस में मॉरिस की मुलाकात दो कैदियों से होती है जिन्हें वो पहले से ही जानता था, जॉन और क्लैरेंस एंगलिन। वो दोनों सगे भाई थे और अटलांटा जेल से भागने की वजह से उन्हें यहाँ भेजा गया। खाना खाने के बाद मॉरिस अपने सेल में नेल कटर की मदद से वेंट के आसपास की दीवारों को खोदने लगता है और वो आसानी से निकल भी रही थी क्योंकि जेल की दीवारें बहुत पुरानी हो चुकी थी। जब गार्ड्स के कदमों की आवाज़ आती है तो वो वापस लाइट ऑन करके बाइबल पढ़ने लगता है और अपना नेल कटर उसमें छुपा देता है। सुबह मॉरिस और चार्ली बाहर बैठकर बातें कर रहे थे और हमें पता चलता है कि आज चार्ली का जन्मदिन है और उससे मिलने उसकी वाइफ आई होती है, जो बताती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत ही ख़राब है और उनके पास ज़्यादा वक्त भी नहीं है। ये सुनकर वो काफ़ी दुखी हो जाता है और अपने सेल में इधर उधर परेशान घूम रहा था। फिर वो मॉरिस से कहता है कि अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। अगले दिन सभी मेस में खाना खा रहे थे, तभी मॉरिस सबको अपना प्लान बताता है। वो कहता है कि मुझे बाहर जाने का रास्ता मिल चुका है। हवा की नमी के कारण जेल की दीवारें कमज़ोर हो चुकी थी। वो बताता है कि वेंट के ज़रिए हम यहाँ से निकल सकते हैं क्योंकि ये वेंट सीधा छत तक पहुँचती थी। वो अपना एक परफेक्ट प्लान बनाते हैं। वेंट के छेद को छुपाने के लिए मैगजीन के पन्नों से कार्डबोर्ड बनाकर उसे हूबहू वेंट जैसा बनाएंगे और उसे ढक देंगे। इसके बाद वो सबको काम सौंपता है। जॉन, जो कपड़े की जगह पर काम करता था, उसे रेनकोट चुराने के लिए बोलता है ताकि वो राफ्ट और लाइफ जैकेट बना सके। क्लैरेंस, जो कैदियों के बाल काटता था, उसे बाल चुराने के लिए कहता है क्योंकि उन्होंने डमी हेड्स बनाने थे ताकि रात के वक्त उन्हें बिस्तर पर रखकर गार्ड्स को बेवकूफ़ बना सके और खुदाई करते वक्त एक दूसरे पर नज़र रखें ताकि गार्ड्स को शक ना हो। वो कहता है कि जब सब कुछ बन जाएगा तो हम रात को भागेंगे और एंजल आइलैंड पर जाएंगे। फिर वो सभी ऐसा ही करते हैं। मॉरिस चार्ली से कहता है कि मैं खुदाई करने वाला हूँ और तुम नज़र रखना, लेकिन छोटे से नेल कटर से खुदाई हो ही नहीं पा रही थी। तो नेक्स्ट डे वो मेस में जब खाना खा रहा था तब चम्मच को देखकर उसे आइडिया आता है। वो चम्मच गंदा करता है और गार्ड से उसे बदलने के लिए पूछता है। उसके साथ जॉन भी जाता है और गार्ड को अपनी बातों में लगाता है। तब तक मॉरिस वहाँ से 2 स्पून्स चुरा लेता है। अगले दिन फिर वो लिटमस से 10 सेंट का सिक्का मांगता है। वो रात को सेल टू सेल पास करके सिक्का मॉरिस तक पहुँचाते हैं। वो नेल कटर का ऊपरी हिस्सा और स्पून को साथ रखकर और ऊपर से 10 सेंट के सिक्के को रगड़कर उसका पाउडर उसके ऊपर रखकर आग से जोड़ देता है और एक नया और मजबूत औजार बनाता है। फिर वो खुदाई करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन जब गार्ड आता है तो चार्ली से सीटी ही नहीं बजती। फिर वो दूसरे तरीके से इशारा करता है और मॉरिस को पता चल जाता है और वो जल्दी से अपने बेड पर लेट जाता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गार्ड के जाने के बाद वो फिर से खुदाई करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन वहाँ ग्रिल लगी थी जो 2 हुक एंकर से लॉक थी, जिसे उसे किसी भी तरह बिना आवाज़ किए खोलना था। जब वो कारपेंट्री वर्कशॉप में था तब उसे एक लकड़ी का टुकड़ा मिलता है जिसके ऊपर मेटल प्लेट लगी थी, लेकिन एक प्रॉब्लम थी। वर्कशॉप के बाद उन्हें मेटल डिटेक्टर से गुजरना पड़ता था। जब वो मेटल डिटेक्टर से गुजरता है तो मेटल डिटेक्टर बजने लगता है। मॉरिस लकड़ी के टुकड़े को दिखाता है जो उसने अपने हाथ में ही रखा था, कहीं छुपाया भी नहीं था। वो गार्ड को कहता है कि वो इसे कपड़े टांगने के लिए लेकर जा रहा है, लेकिन गार्ड उससे वो छीन लेता है, लेकिन उसने दूसरा टुकड़ा जूते की हील पर छुपाया हुआ था। फिर वो उस टुकड़े की मदद से ग्रिल को धक्का देकर खोल देता है। वो उस होल से झांक कर देखता है तो उसे बहुत सारी पाइप्स नजर आती हैं जिसकी मदद से वो छत तक आसानी से चढ़ सकते थे। अब चार्ली की बारी थी और मॉरिस नजर रखता है। सभी अपना अपना काम कर रहे थे, लेकिन मॉरिस नकली वेंट तैयार कर रहा था। मैगजीन के पन्नों से उन्होंने डमी हेड्स भी बनाने शुरू कर दिए थे। फिर एक दिन चार्ली पेंटिंग के लिए कलर्स और ब्रश मंगवाता है। वो इसलिए नहीं कि उसे पेंटिंग करनी थी, बल्कि उन्होंने डमी हेड्स पर पेंट करना था। अब उनके पास बाल भी थे जो क्लैरेंस ने उन्हें ला कर दिए थे। मॉरिस का डमी हेड तैयार था। उसे बेड पर रखता है जैसे कि वो सो रहा हो। फिर वो वेंट के जरिए छत तक पहुंचता है। जब गार्ड्स राउंड पर निकलता है तो वो देखता है कि मॉरिस कुछ ज़्यादा ही जल्दी सो गया था। गार्ड उसके सर पर हाथ लगाता है, लेकिन तब तक वो वापस आ चुका था। अगले दिन वो मेस में मिलते हैं। अभी तक मॉरिस और जॉन का ही काम हुआ था।
वो डिसाइड करते हैं कि वो आज रात ऊपर जाएंगे क्योंकि मॉरिस उस रोशनदान तक पहुंच नहीं पा रहा था। जब रात होती है तो वो दोनों ऊपर जाकर रेनकोट्स की मदद से राफ्ट और लाइफ जैकेट बनाना भी शुरू कर देते हैं और देखते हैं कि ऊपर लोहे की रोड्स लगी हुई हैं जो कि बहुत ही मजबूत थी। वहाँ ऊपर एक बिजली का सॉकेट भी था। अब उन्हें एक ड्रिल मशीन चाहिए थी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इस म्यूजिक रूम का व्यू दिखाया जाता है जहाँ उन सबके पास अकॉर्डियन थे। म्यूजिक खत्म होने के बाद मॉरिस चुपके से टेबल फैन को अपने अकॉर्डियन के बॉक्स में रख लेता है। बाहर आते वक्त गार्ड उसका बैग चेक करने के लिए कहता है, लेकिन मॉरिस बहुत ही कॉन्फिडेंस से कहता है लो चेक कर लो। लेकिन गार्ड चार्ली का बैग चेक करता है क्योंकि वो घबराया हुआ था। फिर रात को वो दोनों ऊपर जाते हैं और लोहे की रोड्स को ढीला करते हैं और नट बोल्ट्स को भी ड्रिल की मदद से ढीला करते हैं। एक दिन मूवी देखते समय वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो मंगलवार की रात को भागेंगे। अगले दिन पांचों मैस में बैठे थे और मॉरिस हमेशा अपने पास स्टॉक का फूल रखता था। जब वार्डन वो फूल देखता है तो रूल्स का बहाना बनाकर उसे मसल कर फेंक देता है। लिटमस ये देख नहीं पाता और उसे स्ट्रोक आ जाता है जिससे उसकी वही मौत हो जाती है। उसी रात अचानक वार्डन मॉरिस का सेल चेक करने आता है। उसने कार्डबोर्ड से नकली वेंट बनाई थी जो असली जैसी लगती थी और उसके सामने अकॉर्डियन का बॉक्स रखा हुआ था, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिलता। वार्डन गार्ड से मॉरिस के बारे में पूछता है जिसके चलते गार्ड बताता है कि वो देर रात तक चार्ली से बातें करता है। वार्डन उसे दूसरी सेल में शिफ्ट करने के लिए बोलता है, लेकिन उसके लिए पेपर वर्क करना होगा, तो वार्डन उसे मंगलवार की सुबह हटाने के लिए कहता है। नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट के दौरान वुल्फ मॉरिस को जान से मारने की धमकी देता है। उसके जाने के बाद जॉन मॉरिस को सावधान होने के लिए कहता है। मॉरिस कहता है कि वो वुल्फ को मौका ही नहीं देगा। फिर वो कहता है कि हम आज रात ही भागेंगे। वहाँ मैदान में वुल्फ चाकू लेकर मॉरिस के पीछे आ रहा होता है उसे मारने के लिए। तभी इंग्लिश उसे पकड़ लेता है। रात होती है और सभी छत पर पहुंच जाते हैं, लेकिन चार्ली वहीं फंस जाता है क्योंकि उसने वेंट के छेद को छुपाने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा सीमेंट लगा दी थी, जिसकी वजह से वो निकल नहीं रही थी। वो तीनों चार्ली का ऊपर वेट करते हैं, लेकिन वो नहीं आता। फिर सभी राफ्ट और लाइफ जैकेट लेकर आगे बढ़ते हैं। बाहर निकलने के लिए जब वो शाफ्ट का ढक्कन हटाते हैं तो वो नीचे गिर जाता है। आवाज़ सुनकर लाइट हाउस का गार्ड उस तरफ लाइट घुमाता है, लेकिन उसे कुछ नहीं नजर आता और लाइट बंद कर देता है। वो तीनों आगे बढ़ते हैं और समंदर तक पहुंच जाते हैं। राफ्ट में हवा भरते हैं और आगे बढ़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ चार्ली अपनी वेंट तोड़कर ऊपर आ जाता है और लोहे की रोड को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वो वापस अपने सेल में जाकर सो जाता है। अगली सुबह गार्ड सबको उठाने आता है जहाँ चार्ली अपने सेल में खड़ा था, लेकिन गार्ड मॉरिस को उठने के लिए बोलता है, लेकिन फिर भी वो नहीं उठता। गार्ड उसके सेल में जाकर उसके सिर पर हाथ मारता है तो डमी हेड नीचे गिर जाता है। फिर जेल में सायरन की आवाज़ गूंज उठती है। सर्च ऑपरेशन किए जाते हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ रेनकोट से बना छोटा सा बैग मिलता है जिसमें कुछ फोटोज थी। वार्डन कहता है कि वो डूब गए होंगे वरना इसे साथ लेकर जाते। ऑफिसर कहता है कि शायद उन्होंने जानबूझकर छोड़ा हो ताकि हमें गुमराह कर सके। वार्डन को चट्टानों पर वही फूल मिलता है जो मॉरिस अपने पास रखता था। ये सबूत था कि वो जिंदा थे, लेकिन वार्डन कहता है कि वो डूबकर मर गए हैं। फिर वार्डन गुस्से में फूल को मसल कर पानी में फेंक देता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।